बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं फ़रिया अज़ीज़, जो मीडिया लॉज़ के हवाले से आजकल आप इनको देख रहे होंगे मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे। जो अभी पीका जो तरमीमी एक्ट आया है, इससे मुतल्लिक बहुत शोर है। आज की वीडियो में हम बड़े आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये शोर क्यों है, आखिर क्यों हुकूमत पे तनकीद की जा रही है, आखिर क्यों जो है वो मुल्क भर के सहाफ़ी बाहर निकले हैं, सिविल सोसाइटी जो है वो बाहर निकली है, और क्यों इतनी आवाज़ उठाई जा रही है, क्यों इतनी जो है वो तनकीद की जा रही है हुकूमत पर कि ये काला कानून है। तो ये काला कानून एक्चुअली है क्या, इस किसके हवाले से फ़रिया अज़ीज़ उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो बताइएगा, वन बाई वन हम कोशिश करते हैं कि क्या है इस कानून में जिसको हम कह रहे हैं कि ये काला कानून है। देखिए, जो पीका 2016 में आया था, नून लीग की हुकूमत ही लेके आई थी, उस वक्त भी हमने कहा था काला कानून के जिस तरह से इसका नफाज होगा। फिर हमने देखा क्या हुआ। अच्छा, उसको अब मजीद और स्ट्रिक्ट बना के इसमें ऑफेंस जो प्राइमरी फौजदारी साइड पे कि फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बयानिया यही है ना कि बहुत सारी फेक न्यूज़ है, तो उसको कर्ब करने के लिए उसने ऑफेंस डाल दिया, जबकि सेक्शन 20 ऑफ पीका में फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। अब उन्होंने मजीद अच्छा, वो डेफिनेशंस वो करते हैं ना कि कोई भी स्प्रेड करता है फॉल्स हार्मफुल इन्फॉर्मेशन, वो फॉल्स और हार्मफुल की क्या तशरीह होगी कि रेपुटेशन डैमेज, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये अल्फाज डाल दिए। और ना सिर्फ ये उन्होंने किया ये है कि फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटी टेररिज्म एक्ट के जो लैंग्वेज है कि ये फियर और पैनिक आप सोसाइटी में फैलाते हैं, अब उसका तयन करना वैसे तो जुडिशल साइड पे होता है, लेकिन हमें पता है कि केस पर्चा कटता है, अरेस्ट करते हैं, डिवाइस लेते हैं, हिरासा किया जाता है। अब आपने वो किया था नहीं किया था वो तो कब अगर डिसाइड होगा भी या नहीं, ठीक है, वो एक सी चीज पे एफआईआर कट जाती है। तो ये अच्छा, दूसरा उन्होंने किया ये है बहुत बारीकी से जो चीजें चैलेंज होती आई हैं कि मिसाल के तौर पे मुद्दई थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। अक्सर हम देखते थे एफआईआर्स में कि किसी सहाफी ने किसी इदारे के बारे में या अहलकार के बारे में कुछ कहा, कोई राह चलता कोई अफसर वगैरह कंप्लेनेंट बन के वो कर देता था। सेक्शन 20 और जो मुझे याद है वो जब पीटीआई के दौर में भी या इससे कबल जो पीका के लॉज इस्तेमाल होते रहे हैं, तो उस वक्त होता यही था कि किसी जनाब वो कोई चागी में बैठा हुआ है तो उसको बुरा लग गया, कोई सखर में बैठा हुआ है कि आपने फलां बात इदारों के हवाले से ये कर दी, तो एफआईआर जो कर जाती थी। उसमें क्वेश्चंस जो हुई वो यही बेसिस पे कि जो अफेक्टेड पार्टी है, अगर मैंने आपके बारे में कहा है तो मुद्दई आप होंगे, ये थर्ड पार्टी तो नहीं, और कोई अहलकार नहीं कर सकता। और इंस्टीट्यूशन का इसमें कोई तसव्वुर नहीं था कि आपने किसी इदारे के बारे में बात की है। तो सेक्शन 20 की लैंग्वेज कहती थी नेचुरल पर्सन, ये भी तब्दील कर दिया है। तो मुझ सिर्फ ना क्या किया है इन्होंने? अच्छा, उसमें पर्सन की डेफिनेशन में जो पीपीसी की डेफिनेशन है, जो हम चैलेंजेस में कहते आए थे कि पीका की डेफिनेशन फर्क है और पीपीसी की फर्क है, उसमें उन्होंने कह दिया है कि कोई लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन, बॉडी पॉलिटिक या कॉर्पोरेट। अब सिर्फ ये नहीं है कि रियासत या इदारा, यहाँ पे आपने किसी कॉर्पोरेट के बारे में स्टोरी की अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो आपके खिलाफ पर्चा आप करवा देगा, और ये भी हो रहा था, लेकिन उसमें कानून में गुंजाइश नहीं थी, अब वो पैदा कर दी गई है। तो वो जो चीज़ें चैलेंज इनको आ रहे थे, उन्होंने कहा कि कानून में ही लिख दो ताकि कोई अब कोर्ट ना जा सके चैलेंज करने उनके लिए। ठीक है, तो ये तो फौजदारी साइड पे, और जो उन्होंने टेक्निकल की। अच्छा, एक और चीज़, जो पिछले साल केस चल रहा था जेआईटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कि जो सहाफियों को समन्स गए, उसमें फिर असद अली तूत का अरेस्ट भी था। जी जी, वो जब जस्टिस काजी फाजीसा थे तो उस वक्त तो 13 जनवरी फैसला दिया था बल्ले के निशान का, तो उस पर बहुत ज्यादा तनकीद और उसके बाद नोटिस जारी हुए थे। तो अच्छा, नोटिस का भी हम जो चैलेंज करते थे कि इंक्वायरी का तस्वर नहीं है पीका में। पीका में लफ्ज़ है इन्वेस्टिगेशन। तो नॉन कॉग और कॉग ऑफेंसेस के जो नॉन कॉग्निजेबल है कि आपने मैजिस्ट्रेट से परमिशन ले लिया, कॉग्निजेबल है कि वो डायरेक्ट एफआईए कर देती है। तफ्तीश लेकिन नॉन कॉग ऑफेंस में जो सेक्शन 20 था, पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेके होती है। इसमें इंक्वायरी भी डाल दी है इन्होंने कि वो पहले से वो कंप्लेन पे फिर कर लेंगे। दूसरी चीज जो उन्होंने की है, जो चैलेंज हुई थी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, वो खारिज नहीं हुई है पिटिशन, लेकिन लगी नहीं है। जेआईटी का ये आर्ग्यू किया था कि जेआईटी में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स नहीं हो सकते क्योंकि वो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स नहीं है, जो पीका में खास तौर पे लिखा है। अब इसमें उन्होंने अमेंड किया है कि जेआईटी का हिस्सा इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ जो चैलेंज की गई है, और अगर उन चीज़ों पे अदालतें टाइम से फैसला कर देती हैं और शायद वो एक सेफगार्ड हो जाता और प्रेसिडेंट सेट हो जाता। दूसरा ये हुआ है कि पीटी और एफआईए को हटा दिया है। अब
उनके क्योंकि बहुत लिटिगेशन उनके खिलाफ हो चुकी है, कुछ हद तक प्रेसिडेंट्स भी आए हैं, तो पीटीआई की जगह अब एक सोशल मीडिया अथॉरिटी रेगुलेटरी, अब पीटीआई नई अथॉरिटी बनाई जा नई रही है। अथॉरिटी, अच्छा नई अथॉरिटी का ये कि वो वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन के तहत सेटअप करेगी, इसी एक्ट के अंडर तैनाती भी वो करेंगे, ठीक है। उसमें चेयरमैन पेमरा, पीटीए, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, बाकी फिर उन्होंने डाल दिया है कि अच्छा जर्नलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह। अच्छा, अब ये आप अगर वफाकी हुकूमत के अंडर आएगा, फिर एक ट्राइब्यूनल भी और कंप्लेंट है, ट्राइब्यूनल भी फेडरल गवर्नमेंट ही सेटअप करेगी। उस ट्राइब्यूनल का जो फैसला है, और ये है कंटेंट टेक डाउन के हवाले से कि आपने कुछ लगाया अपने चैनल पे और किसी ने कहा ये अनलॉफुल है, ये ऑफेंसिव, और ऑफेंसिव की कैटेगरी भी बढ़ा दी है। आपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ कहा है, आर्म फोर्सेस, जुडिशरी को कुछ कहा है, वो भी दायरा वसी कर दिया है, तो वो लॉफुल हो, अनलॉफुल हो सकता है, उसके खिलाफ आपको नोटिस आ सकता है। उसके बाद ट्राइब्यूनल का अगर फैसला आपके खिलाफ आ गया, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट का फोरम ही खत्म कर दिया है। इसलिए जो कंटेंट मैनेजमेंट है वो खत्म कर दिया, जबकि 199 में हाई कोर्ट ही आते थे पीटीए के खिलाफ भी। अच्छा, यहाँ पे फिर उन्होंने एनसीसीआई बना दी। एनसीसीआई आपको याद होगा पिछले साल भी नोटिफाई हुई थी, फिर डीनोटिफाई कर दी, अब दोबारा इस कानून के तहत वो उसको ये एफआईए को रिप्लेस करेगी एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है। होना ये है कि अब चैलेंजेस भी अगर होंगे, कहेंगे ये तो क्लीन स्लेट है, अब ना पीटीए है ना एफआईए है, तो ये तो अब नए सिरे से ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे। ये जब तजावुज करेंगे तो फिर देखेंगे कि हमने क्या एक्शन लेना है। उसमें भी आपके रास्ते रोक दिए गए हैं, एक तरफ आपने जाना है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा फिर आप जो चैलेंजेस ट्रायल कोर्ट में लेते थे वो भी नहीं कर सकेंगे। तो ये जो एक्सपैंड इन्होंने किया है कि वेग लैंग्वेज ऑफेंस के हवाले से भी, और जो कैटेगरीज, अच्छा पार्लियामेंट में जो चीज़ एक्सपंज हो गई वो लाइव का हिस्सा नहीं, लाइव पहले होता है, हाँ, लाइव पहले बाद में होता है। तो ये किस तरीके से प्रैक्टिकली, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये जो मैनेज कर रहा है, तो एडमिन अगर आप हैं वो भी आप उसकी जद में आ जाएंगे, तो ये इसके दायरा बहुत वसी कर दिया। मतलब आप व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडमिन है और उसमें कुछ हो रहा है अनलॉफुल, वो समझते हैं कि इस लॉ के तहत। और अनलॉफुल कौन क्या है, ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि हमारी मर्जी के अनलॉफुल क्या है। हर चीज रूल और रेगुलेशंस पे करती हैं कि अब रात को मैं देख रहा था बेनजीर शाह जो है फैक्ट चेक जियो की हैं हेड हैं, तो उन्होंने एक थ्रेड जो है वो ट्विटर पर शेयर किया जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसके अलावा जो वजीर कानून है, लॉ मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा और उनके जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, मैनेज हैं, उनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन थी फैक्ट चेक के जरिए उन्होंने लगाई हुई थी कि ये तो आपने बोला है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव खुद जो है वो फेक न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़ और इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है फैला रहे हैं, और उनकी पकड़ तो नहीं होनी, उनकी पकड़ तो नहीं होनी। ये मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है। फिर जो आपने ठीक बात की कि फेक फॉल्स, ये इसको डिटरमिन कौन करेगा, ये क्या है जी? मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ऐसे पब्लिक ऑफिस होल्डर पर, किसी पार्लियामेंटेरियन पर, किसी पर, इवन जुडिशरी पर मैं तो तनकीद कर रहा हूँ, और वो तो हेल्दी क्रिटिसिज्म तो वैसे भी होना माशरे में बहुत जरूरी है, तो वो कर रहा हूँ, अगले समझे नहीं ये तो कोई ऐसा अलेज कर रहा है या उसको उसके खिलाफ केस बना दे, और वो एक दफा बन गया तो बाद में जाकर देखा जाना है कि ये ठीक बना या नहीं, लॉ के तहत था या नहीं था। देखिए एक्स की बंदिश की मिसाल ले लें कि हम कहते हैं कि हुकूमत के पीटीआई नहीं कहोगे ना कि इख्तियार उनका है, पहले वो झुटलाते रहे कि नहीं हमने नहीं बंद किया, फिर नोटिफिकेशन आई, तो ये पहले तो एडमिट भी नहीं करते, तो आप पे तो फौरन इल्जाम लग जाएगा ना। हमने अगर कहा कि इन्होंने बंद किया है, वो कहेंगे नहीं ये तो झूठे खबरें फैला रहे हैं, और तो उस पर तो आपका पर्चा हो चुकेगा। फिर जब वो नोटिफिकेशन आएगी फिर आप करते हैं अपनी सफाइयाँ पेश। तो ये कोअर्सिव जो एक्शन है, और दूसरा ये कि इनलिस्टमेंट जो इसमें डाली है, ये सोशल मीडिया रूल जो 2021 के, पहले 20 के आए थे, फिर 21 के अभी चल रहे जो पीटीआई के दौर में आए थे, उसमें भी ये था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो रजिस्टर करें, वो बेसिकली जो पीटीआई का लाइसेंसी बन जाए तो लाइसेंसी पे दबाव डालना, मतलब एक्स, फेसबुक, लेकिन यहाँ जी बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन बहुत वसी हो गई है, तो यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या अगर रजिस्टर करना है, ये नहीं बताया कि क्या इसमें फी भी हो सकती है, इसमें आपने रजिस्टर भी करना है, और वो रूल मेकिंग में डिसाइड होगा सर। अच्छा, तो अब ये नहीं पता, सिर्फ ये कह दिया कि आपने इनलिस्ट करना है, लेकिन अब किस तरीके से करना है, किस कॉस्ट पे करना है, किस किस को करना है, ये चीज़ वाज़ेह नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बज़ाहिर मतलब लगती भी है कि अभी तक ना तो पाकिस्तान में फेसबुक रजिस्टर्ड है यहाँ पे, ना ही एक्स है, ना ही व्हाट्सएप है, ना उनका कोई यहाँ पे ऑफिस है,
نہ ہی کوئی انسٹاگرام ہے یا باقی کوئی جو پلیٹ فارمز ہیں ان میں سے. ٹک ٹاک شاید کسی حد تک آن بورڈ ہے ان کے. اب انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ان کو لایا جائے اور ان کے جہاں پہ یہ آفیسز وغیرہ بنائیں, لیکن یہ ایگری نہیں ہوئے. ایون 17 فروری 2024 سے آج 1 سال ہو گیا تقریباً, آپ نے ایکس کو جو ہے وہ اس پہ بند کیا ہوا ہے, اس کے باوجود ایکس یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چیز تب سے چل رہی ہے, یوٹیوب بند ہوا تھا 3 سال کے لیے پاکستان میں 2012 میں. یہ تب سے کوششیں ان کی ہیں کہ اور قانون سازی اور یوٹیوب بھی نہیں ہے, یوٹیوب کا آفس بھی نہیں, انڈیا میں ہے, سب سنگاپور سے آپریٹ کرتے ہیں, پالیسی ٹیمز, یہاں پہ کوئی نہیں آیا. اور اس کی وجہ ہے دیکھیں انڈیا میں وہ بہت عرصے سے تھے, مارکیٹ الگ ہے اور وہ تب سے موجود تھے, اور پھر انڈیا میں ریگریسو لیجسلیشن اس کے بعد آتی رہی. یہاں پہ وہ سرے سے موجود نہیں تھے. آپ نے کیا کیا, اس طرح کی قانون سازی اور رولز لے کے آئے کہ وہ پہلے ہی محتاط ہو جائیں کہ یہ تو ہمارے نہ ہوتے ہوئے یہ چیزیں لا رہے ہیں, تو آتے ہوئے ہمارا ہاسٹیج ٹیکنگ کلوز ایک ٹرم ہے کہ وہ کرتے کیا ہے کہ کیا آپ ان کے اگر یہاں پہ آ گئے, آپ نے اسٹاف رکھ دیا آفس, تو وہ آپ کو شٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, وہ اسٹاف کے خلاف بھی پرچے کر سکتے ہیں, جو کہ ہوا ہے اور جگہوں پہ. اور ان کے تو ریمارکس بھی آئے ہیں, ایشیا انٹرنیٹ کولیشن کے بھی اس پہ اعتراض آیا ہے, پہلے بھی آیا ہے, رولز پہ بھی آیا ہے. تو اس طرح سے تو آپ نہیں لا سکیں گے. اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ رول آف لا جو ہے وہ جس سوسائٹی میں نہ ہو, ایون پاکستان کے حوالے سے وہ وہی دیکھیں گے نا کہ آپ نے, مطلب میں وہی ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ آپ نے ڈی چوک میں بے شک تھوڑا سا کیا, کچھ بھی نہیں, آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, دنیا دیکھ رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ نہیں بہت کچھ ہوا ہے. تو جب آپ یہ کہیں گے تو دنیا, مطلب ورلڈ تو دیکھ رہی ہے کہ یہاں پہ آپ رول آف لا, اگر مطلب جس طرح ایک ریاستی جبر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مخالفین کے خلاف, وہ صحافی ہوں, سول سوسائٹی کے لوگ ہوں یا پولیٹیکل ورکرز ہوں, تو یہ اس سچویشن میں پھر یہ جو ساری جتنے بھی آئی ٹی ریلیٹڈ یہ کمپنیز ہیں مختلف, یہ کہاں آئیں گی, کیسے آئیں گی؟ اور ہمارا جو ہیومن رائٹس ریویو ہوا ہے اس میں ایک چیز نوٹ کی گئی ہے کہ, اور دوسرا آئی ٹی کمپنیز نہیں آئیں گی جہاں پہ یہ ہے, انڈیا میں ہے, ٹرکی میں ہے, وہاں پہ پھر وہ حکومت کے خلاف کورٹ میں بھی جاتی ہیں. یہاں تو الگ بات ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن وہ جاتی ہے. ابھی انڈیا میں کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں حکومت کو, کیونکہ اگر وہ ہے لیگل اینٹی ہے وہ چیلنج کریں گے. انڈیا میں یہ ہوا الیکشن. اب یہاں پہ اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہ ہوگی, تو تب جو ہے وہ بھی اس پہ کریں گے کہ ہاں ہم جائیں گے تو وہ ہمارا بھی سنیں گے, ہمیں سنیں گے اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے. لیکن آپ دیکھیں نا, اب ایکس کی بندش گلوبلی کیا بتاتی ہے کہ تمام ہائی کورٹس ملک کے وہاں پٹیشن سال ہو گیا ہے, کچھ نہیں ہوا. باقی اور فائر وال کی ہیں چیزیں, لگتی نہیں ہے, فیصلے نہیں ہوتے, آرڈر نہیں آتے, تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے نیگیٹو اثرات ہی ہیں کہ وہ اگر یہ دوبارہ سے ان کو کوشش بھی کریں گے یہ بلاس بنا کے بھی, میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں پہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ اس طرح جس طرح آپ لانا چاہتے ہیں اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوں گے. پھر ڈیجیٹل پاکستان تو یوں نہیں بنے, ڈیجیٹل پاکستان نہیں بنے گا. بہت شکریہ آپ کا, بڑی تفصیل کے ساتھ فریہ عزیز انہوں نے بتایا کہ یہ جو لاز نئے بنائے جا رہے ہیں یہ کیا ہے بنیادی طور پر, اور گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے, اور کیوں جو تنقیدی آوازیں ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو اس میں تھا جو استعمال ہوتے رہے ہیں یہ لاز جو ہے وہ غلط ان کا استعمال ہوتا رہا ہے, اختیارات سے تجاوز جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. اور اس میں جو بنیادی پوائنٹ یہی تھا کہ ان اختیارات کو غلط استعمال پہلے ہوا, آگے بھی ہوگا, تو اس لیے اس کو روکا جائے. لیکن حیران کن طور پر حکومت وقت جو ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے, وہ اس حوالے سے لیجسلیشن کر رہے ہیں. اب جو سینٹ سے منظور ہو چکا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملک بھر میں صحافی باہر نکلے ہیں, ایک بڑی جو وہ تنقید ہو رہی ہے حکومت پر, تو اس تناظر میں کیا جو صدر ہیں آصف علی زرداری اس بل کو روکتے ہیں یا واپس بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے, یہ اب بہت بڑا امتحان ہے. اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی, اور پھر جو ہے وہ ایک بڑی اسٹرگل جو ہے وہ صحافیوں کو بھی کرنی پڑے گی اس کو واپس کرانے سے کے حوالے سے. تو آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.